बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में। तो उसको अगर रिकैप करूं तो उसमें ये था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है या इंटरमीडिएट स्टेट में वो अपने आप को बरकरार नहीं रख सकता उस स्टेट के अंदर, तो वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू हाफ्स या फिर दो फ्रैगमेंट्स में या तीन फ्रैगमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो वो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट उसका उलट है टॉपिक, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मीन दो चीजों का आपस में मिलना। तो पीछे क्या हो रहा था कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट रहा था छोटे न्यूक्लियाई के अंदर, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या है कि दो छोटे न्यूक्लियाई जो है वो आपस में कंबाइन होंगे और एक बड़ा न्यूक्लियस जो है वो बना देंगे। तो इसको डिटेल से करते हैं स्टडी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ मिलते हैं और वो बना देते हैं एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस, प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब यहाँ पर देखें, जो द mass of the final nucleus is always less than the masses of the original nuclei। जो न्यू न्यूक्लियस बनता है उसका जो mass है वो जो रिएक्टेंट कह लें या जो कंबाइन होने वाले न्यूक्लियाई हैं उनके टोटल mass से हमेशा कम होता है। और अकॉर्डिंग टू mass एनर्जी इक्वेशन या रिलेशन दिस लॉस ऑफ mass कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ये जो इन mass में कमी आई है बेसिकली इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इफ एन एटम ऑफ ड्यूट्रियम, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है। ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ड्यूट्रियम जिसका मैस होता है 2, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है ड्यूट्रियम। उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। वो मिलता है ट्रिटियम के साथ, ट्रिटियम या ट्राइटियम भी पढ़ते हैं इसको। उसके अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसका टोटल मास होता है 3। ये आपस में मिलते हैं और वो क्या बना देते हैं, देन हीलियम न्यूक्लियस या फिर अल्फा पार्टिकल जो है वो बनता है, जैसे नीचे रिएक्शन में लिखा भी हुआ है। हीलियम का मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। तो ये देखिए हीलियम, साथ में एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। नीचे फिगर में भी दिखाया हुआ है पिक्टोरियली फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इस तरीके से हो रहा है। देखिए नीचे ड्यूट्रियम और ट्रिटियम आपस में फ्यूज हो रहे हैं और क्या बन रहा है, हीलियम, एनर्जी और आखिर पे नीचे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। कहते हैं कि जो एनर्जी coming from the sun and stars is supposed to be the result of fusion of hydrogen nuclei into helium nucleus with the release of energy। अच्छा, ये सोचा जाता है कि जो चांद और सितारों से जो एनर्जी आ रही है या लाइट आ रही है जो हमें मिलती है, एनर्जी हासिल होती है हमें या हमारे तक पहुंचती है, वो असल में फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और वो हीलियम के न्यूक्लियस बना देते हैं। जो टेम्परेचर है सूरज के सेंटर का, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज नियरली 20 मिलियन केल्विन व्हिच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल। बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जो सूरज है उसके सेंटर में जो टेम्परेचर है दैट बिकम्स 20 मिलियन केल्विन और ये काफ़ी होता है इसको इनिशिएट करने के लिए।
According to this reaction, 4 hydrogen nuclei fuse together to form a helium nucleus. और साथ में कितनी एनर्जी रिलीव थी along with 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक रिएक्शन में या एक इवेंट के अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, इसको अच्छी तरीके से हमें लर्न करना है। तो ये टॉपिक था हमारा फ्यूजन का। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। Although radiations are very useful in medicine, agriculture and industry, they can also cause considerable damage if not used with precautions. कहता है कि बेशक ये जो रेडिएशंस हमने पढ़ी हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है मेडिसिन फील्ड में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, लेकिन इसके साथ साथ ये अगर हमने एहतियात के साथ इनको इस्तेमाल ना करें तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर मटेरियल्स are now widely used in nuclear power plants, nuclear powered submarines, intercontinental ballistic missiles कह लें इसको। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर मटेरियल्स जो हैं वो हम आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाली सबमरीन्स, और ये जो एटम बम जिसे हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनमें से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर हो सकते हैं लार्ज डोजेज या प्रोलॉन्ग्ड स्मॉल डोजेज और रेडिएशंस के, वो ये हैं। मतलब ये कि अगर ज़्यादा डोज दी जाए तो उससे ह्यूमन बीइंग को क्या असरात होते हैं, या अगर थोड़ी थोड़ी डोज ज़्यादा अरसे तक देते जाएं तो उससे क्या नुकसान तो हो सकते हैं, वो हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 है रेडिएशन जो है वो बर्न करती है मेनली ड्यू टू बीटा एंड गामा रेडिएशंस विच काजेज रेडनेस एंड सोर्स ऑन द स्किन। अगर ये रेडिएशन जो हैं वो ज़्यादा अरसे तक हमारी बॉडी उनको रिसीव करती रहे तो उससे क्या होता है, हमारी जल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है, या फिर वहाँ पर निशानात पड़ सकते हैं हमारी स्किन के ऊपर। दूसरे नंबर पर स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तीसरे नंबर पर जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं ह्यूमन में भी और प्लांट्स में भी। हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो सकता है, जेनेटिक जिसे हम डीएनए बोल सकते हैं, डीएनए में चेंजिंग आ जाती है। कुछ ऐसे चिल्ड्रन भी पैदा होते हैं जो कि माजूर होते हैं। तीसरे नंबर पर ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स, ये भी इन रेडिएशंस की वजह से होता है। और पांचवा ब्लाइंडनेस और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द आई। ब्लाइंडनेस मीन नाबीना हो जाता है बंदा इन रेडिएशंस की वजह से। नेक्स्ट वो बताता है एक ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट चेरनोबिल रशिया के अंदर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ। द एक्सप्लोजन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टेड थ्रू अ फ्यू मीटर्स थिक कंक्रीट हाउसिंग। तो वहां पर धमाका हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जिसकी वजह से कुछ मीटर मोटी कंक्रीट की जो दीवार थी या हाउसिंग जो थी वो मेल्ट होगी। इससे क्या हुआ, दिस काज्ड अ मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा तबाही हुई एंड आल्सो कंटामिनेटेड वेजिटेशन एंड लाइफ स्टॉक इन द लार्ज सराउंडिंग एरिया। और इर्द गिर्द का जो एरिया था वहां पर पौधे और जानवरों, लाइफ स्टॉक जो है उनका वो भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ। Millions of dollars were lost as the contaminated vegetable and livestock had to be destroyed. और ये जो अपना वेजिटेशंस या वेजिटेबल्स जो थी और लाइव स्टॉक थे इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है। अब बिकॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट रेडिएशन डायरेक्टली, रेडिएशन को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते या डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस के वो नीचे हम पढ़ेंगे। इवन द रेडियोएक्टिव सोर्सेज आर आल्सो वेरी वीक। तो कहते हैं कि अगर रेडिएशन की सोर्स जो है वो काफ़ी वीक भी हो तो हमें ये एहतियात बरतनी चाहिए। उनमें क्या क्या है, नंबर 1, द सोर्सेज शुड ओनली बी हैंडल्ड विद
टोंग्स एंड फोर्सेप्स। कहता है कि जो सोर्स होगी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा उसको अपने चिमटे के साथ उठाना है, एक बात। दूसरा, द यूजर शुड यूज रबर ग्लव्स एंड हैंड्स शुड बी वॉश्ड केयरफुली आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अगर साइंटिस्ट किसी ने एक्सपेरिमेंट करना है तो रबर के ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जब एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाए ग्लव्स उतार कर हाथों को अच्छी तरीके से धोए भी। तीसरे नंबर पर रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी स्टोर्ड इन थिक लेड कंटेनर, कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सोर्स जो है उसको लेड के कंटेनर में रखना चाहिए, क्योंकि वो रेडिएशन को कुछ हद तक अब्जॉर्ब कर लेती हैं। चौथे नंबर पर नेवर पॉइंट रेडियो एक्टिव सोर्स टुवर्ड्स अ पर्सन, कि रेडियो एक्टिव सोर्स को किसी भी पर्सन की तरफ डराना नहीं चाहिए, उसको उसकी तरफ ऐसे ये देखो भाई ये क्या, ऐसे उसको डराना नहीं चाहिए। और पांचवें नंबर पर फ्रीक्वेंट विजिट्स टू रेडिएशन सेंसिटिव एरियाज शुड बी अवॉइडेड, जहां पर रेडिएशन जोन ज्यादा उस जगह पे कम से कम जाना चाहिए, बहुत जरूरी हो तो थोड़ी देर के लिए चले जाए, मतलब फालतू या बगैर किसी मकसद के वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो ये बेटा हमारे पास हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप इसको स्टडी करें अच्छे तरीके से। इम्पोर्टेंट है ये वाला जो टॉपिक, दोनों जो हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।